टेंशन बढ़ने वाली है। और ये इसका मकसद क्या है? ये लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक तरीके से आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ये माइंड डाइवर्जन करने की कोशिश है। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज की बात है, डिलिमिटेशन की बात हम कर रहे हैं, ये हर सरकारों में, हर कंट्रीज में होता है। यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे तो हर 5 साल में होता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़नी ही बढ़नी है और सरकार चाहती है कि एक राज्य में जो जनसंख्या है वो बराबर बराबर बढ़ी रहे। जैसे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एक सांसद का क्षेत्र है या एमएलए का क्षेत्र है, दिल्ली में उस तरह का डेमोग्राफी नहीं है। दिल्ली में वोट बैंक ऑलमोस्ट 5वां हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्दी चीज़ है, जिसको विपक्ष सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझता है और उसी तरह से इसको देखता है। वो ये नहीं देखता कि इसमें जनता का कितना भला हो रहा है। पॉलिसी मेकिंग हमेशा डेमोग्राफी के बेसिस पे होता है। पॉलिसी मेकिंग हमेशा जनता के उस वीकर सेक्शन पे होता है, जिसको आप समय समय पर आकलन करते हैं। और जो सरकार कर रही है ये बहुत अच्छा मूव है और इसके जो फायदे हैं वो लॉन्ग रन में देखने को मिलेंगे। और ये एक्चुअली ये यूरोपियन कंट्रीज में होता आया है। ये हिंदुस्तान में इतना हुआ जो है वो विपक्ष बना के इसको रखता है, क्योंकि विपक्ष को हर बात में मुद्दा खोजना है, विपक्ष को हर बात में, और विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है उसका कोई सेंस बनता नहीं है। मुझे लगता है कि इन्होंने 70 साल देश में राजनीति की है, और अगर हम कांग्रेस की बात करें जो सबसे बड़ी पार्टी है, इन्होंने 70 साल देश में राजनीति की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल गए कि जनता का भला कहाँ पर करना है। सो जो 100 रुपये में से 10 पैसे नीचे पहुँचते थे, हम सब जानते हैं कि 100 रुपये में से अगर 10 रुपये नीचे पहुँच रहे हैं तो उसका क्या होता था। आज CBDT सिस्टम है और डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, और बेनिफिट डायरेक्ट ट्रांसफ़र है, कोई घपले का कोई वो है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करती हैं, कहीं ना कहीं इनको अपनी राजनीति खत्म होती दिखाई देती है, इसलिए विपक्ष चिल्लाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप मुझे ये बताइए, डेमोग्राफी चेंज एक बड़ी समस्या है कि नहीं, और इस पर क्या एक समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और इसके कारण का पता लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? 100% डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, जनसंख्या पर बात होनी चाहिए और क्यों बढ़ रही, बिल्कुल होना चाहिए। संसाधन सीमित हैं और संसाधन सीमित के बाद ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका इस्तेमाल कभी राजनीति के लिए नहीं हो। जिस तरीके से ये राजनीति करते हैं, इनको अभी पता नहीं होगा, इनको आंकड़े ही नहीं पता है। 1991 से लेकर के 2001 तक, पहले जानते थे, मुस्लिमों की बात करें, हम जान रहे हैं जहाँ तुम जाना चाहते हो, 4.4 फर्टिलिटी रेट थी। फर्टिलिटी रेट कितना था? 4.4। अब कितनी उनकी? 2.36। कम हो रही है। तो आप किस मुद्दा बना रहे? सबको, सबकी कहने, हिंदुओं की भी कम, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, आपको बता रहे जिसको तो मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी जो ये काउंटर कर रहे हैं जहां ये जाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं मुद्दा नहीं बनाइए। मैं तो कहता हूँ सरकार तो एम फैक्टर पर ही अटके हुए हैं। सरकार, हम बिल्कुल नहीं अटके हैं, हम तो सबको लेकर के चलते हैं। हमारे में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और ये आपने देखा भी होगा। इनके लिए नहीं है तो ये कहते हैं कि कोई भी नेता है, और मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे? तो जब ये लोग नारा देते हैं, खुद जब इन्होंने संविधान की शपथ ली, उसके बावजूद भी अगर ये नारा दे रहे हैं, तो इन लोगों का उद्देश्य मात्र केवल हिंदू मुस्लिम करना है, बकाया है कुछ नहीं। पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उस अम्ब्रेला में सब कुछ आ जाता है। अगर आप 2014 के बाद के आंकड़े उठा के देखें सरकार के, तो सबसे ज्यादा, एक मिनट, सबसे ज्यादा उसमें SIT चल रही है, उसपे SIT चल रही है। आज विनय कटियार का बयान भी आ गया है, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है। आपने तो गैंगस्टर पाले हुए थे साहब, आपने तो गैंगस्टर पाले हुए थे। यूपी का क्या हाल था ये सब जानते हैं। अगर आप यूपी में अच्छे होते तो भाजपा नहीं आती वहाँ पर। सही फैसला नहीं, बिल्कुल सही फैसला है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये नीति और प्रशासन का विषय है। सरकार की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, कि उस राज्य के लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं जो है, जैसे शिक्षा हुआ, चिकित्सा हुआ, सड़क हुआ, स्वास्थ्य हुआ, उनको पीने की पानी, उनको बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था, कॉपी किताब, ये सरकार की अपनी व्यवस्था है और सरकार करती है। मुझे लगता है कि एनडीए और मोदी जी और यशस्वी योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, अगर इस सरकार में कहीं ना कहीं कोई कमी रहती तो आज 2012 में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बबुआ को मिली थी, 2014, 17 अभी बबुआ के साथ नहीं, बिल्कुल थे, तभी तो 111 आए, 47 पे अटके थे। यूपी के तो जो 2 लड़के थे ना, वो 47 पे अटके थे, 111 आए। 17 से बुरी स्थिति 27 में होगी।
इनको एसी और पीसी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। एसी के बाहर आएंगे तो टाइफाइड हो जाएगा इनको। इनके प्रवक्ताओं को ये नहीं सूझ रहा है कि ओपी राजभर जी का जो आज का पोस्ट है इसका बयान कैसे दिया जाए। वो बैक फुट पे हो जा रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामने आना पड़ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी का जो आज का मुद्दा है इस पे किस तरह टीवी डिबेट पे जाके बयान देना है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास सरकार को घेरने इनके पास तो कार्यकर्ता है, सरकार को घेरना चाहिए, विधानसभा के सामने प्रदर्शन करना चाहिए। इनके पास मतलब ये मुद्दा विहीन है। इनको लड़ना चाहिए बीजेपी से, लड़ना चाहिए सरकार से। लड़ते किससे हैं? ओम प्रकाश राजभर से। पहले ही माई माई करते थे। माई का मतलब मुस्लिम और यादव, अब पीडीए कर रहे हैं। पीडीए में इतना कंफ्यूज है कि कभी पी फार कुछ कहते हैं, कभी एफ फार कुछ कहते हैं, कभी डी फार कुछ कहते हैं। इनको तो खुद ही नहीं पता है कि हम हैं क्या, मूल क्या है। यूपी के 2 लड़के 17 में भी लड़ चुके हैं और 27 में भी लड़ेंगे। 17 से बुरी स्थिति 27 में होने जा रही है। जनता तैयार है। राम मंदिर की बात कर रहे थे। जिस व्यक्ति को राम मंदिर का दरवाजा पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ये तक नहीं पता है, वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे इनको तो जाना चाहिए राम मंदिर जाके मत्था टेकना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, देखिए धर्म की अपनी आस्था है। जो धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा, महाराज जी हैं। तो आप कहते हो क्या किया है यूपी में आपकी सरकार थी तो आपके यहाँ नोएडा आने में के लिए आपका मुख्यमंत्री डरता था कहीं मेरी कुर्सी ना चले जाए। और राजभर जी का आपका गठबंधन था, गठबंधन में आते हैं जाते हैं। महिलाओं पर अत्याचार आपके लोगों ने किया, अपमान किया तो आपके लोगों ने किया, तो अपने लोगों को सुधारेंगे और कहोगे बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी में नारी का सम्मान होता है, बेटियों का सम्मान होता है। 2014 से लेकर 24 डेमोग्राफी चेंज, देखिए डेमोग्राफी चेंज का पता लगना चाहिए किन कारणों से हुआ कि नहीं। देखिए जो किया पायलान किसने किया? इन लोगों ने किया। उन्होंने कहां से डेमोग्राफी चेंज कर? नहीं डेफर क्यों नहीं? बिहार से लोगों को दिल्ली में पलायन कर गया, बिहार से यूपी में पलायन किया। और ये ये तो देश का संविधान अधिकार देता है ना, आप किसी भी राज्य में जाकर कमा सकते हैं। नहीं संविधान देता है, लेकिन जो राज्य में सरकार बनती, लालू यादव जी इनके साथी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथी वहां पर पायलट नहीं रोक पाए, वहां पर स्कूल ना बना पाए, वहां पर चिकित्सा ना दे पाए, वहां पर रोजगार ना दे पाए। 50 साल तक इस देश को जनता को लूटकर अब जब साइकिल की टायर पंचर हो चुका है और कैरियर पे बैठने को तैयार नहीं है। एक सेकंड आती हूँ, जरा आती हूँ। ये जो बैठक है कितनी महत्वपूर्ण है? आ रहे हैं, एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, जब देश की बात होती है तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होता है हमें आज तक नहीं समझ पाए। आप जब देश के मुद्दों की, जब देश के विकास की, जब देश की सम्मान की बात होती है, विपक्ष की पेट में दर्द क्यों होता है, क्यों उल्टी आती है उनको और क्यों उनकी आंखों में अंधेरा जाता है। आज देश की बात है। अगर कोई हमारे बॉर्डरों पर आबादी बढ़ रही है और किस हिसाब से बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, इसकी जांच हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है। जो लोग विदेशी मूल के लोग हैं जो जबरदस्ती घुस गए हैं बॉर्डर पार करके, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे वो बर्मा के हो, चाहे किसी भी देश के हो, बिना पासपोर्ट के हमारे घर में आके बैठ गए। पूजा जी, गांव के अंदर मेरा घर है, 5 मकान, 5 कमरे हैं, उसमें 10 लोग रहते हैं। पड़ोसी गांव के 15 लोग आ जाएंगे तो क्या मैं रह पाऊंगा? मुझे तो खाने की परेशान दिक्कत हो जाएगी मुझे को। हाँ नहीं, रोहिंग्या है, लेकिन जब एनआरसी लग जाती, एनआरसी हो जाती और सीए हो जाता तो आज रोहिंग्या अपने गांव चले गए होते, अपने शहर चले गए होते। इन विपक्षियों ने ना एनआरसी लगने दी और ना ही सीए लगने दिया। ये केवल ये मुद्दे की बात करते नहीं है। सीएनआरसी तो मतलब ही नहीं था ना। सीएनआरसी का तो मकसद ही था नागरिकता देना, उसमें नागरिकता छीनने की तो कोई बात ही नहीं थी ना। शायद फिर इसका मतलब आपको भी कम थोड़ा सा मेरी कम जानकारी है। अच्छा, एनआरसी का मतलब क्या है? क्या है आप बताइए, क्या था सीएनआरसी का पर्पस? सीएनआरसी का पर्पस क्या था? सीए का, हाँ मैं बता रहा हूँ ना। सीए का मतलब ये था कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो मूलतः नागरिक हैं, उनको एनआरसी डिफाइन करेगा। और सीए जो विदेशी, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे बांग्लादेश से हो, जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आ गए, उनको नागरिकता दी जाएगी। और जो मुस्लिम है उनको नहीं दी जाएगी, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे बर्मा के हो, चाहे म्यांमार के हो। तो फिर आप कैसे कर सकते हो एनआरसी? आप और मैं कुछ अलग अलग बात कह रहे हैं क्या? नागरिकता देने की बात, मैंने भी तो यही बात कहा कि नागरिकता देने नहीं, नागरिकता देना भी है। उन नागरिकों को नहीं, उन नागरिकों को हटाना है जो हमारे देश के है ही नहीं। उनको तो वैसे भी नागरिकता है ही नहीं। नहीं है, कैसे नहीं है? आधार कार्ड उनके, पैन कार्ड उनके, बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कैसे नहीं है? जाओ पश्चिम बंगाल में, जाओ तिब्बत के बॉर्डर पे, जाओ आसाम में,
कितने लोग नहीं है, कैसे नहीं है, आप कैसे नहीं है? अब वो तो जज्बा के बैठ गए ना। अगर एनआरसी सीए होता, दोनों कंबाइंड हैं, यानी कि सब्जी और नमक नहीं डलेगा तो बात नहीं मिलेगी। जब तक दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं लागू होंगी तब तक इस देश के अंदर घुसपैठिए बाहर नहीं जा सकते। तो ये विपक्ष के लोगों ने कैसे कैसे बरगल आया हमारे देश से मुसलमानों को, जो कि शाहीन बाग बना दिया था, पूरी दिल्ली को बंधक बना लिया था। क्यों बनाया था भाई? आप चलो, आपको जानकारी है, दैनिक थी नारी की था, तो क्या विपक्ष अंधे हैं क्या? उनकी आंखें फूट गई हैं क्या? उनका दिल मर गया है क्या? अभी आप डेमोग्राफी चेंज पे बात करो ना। सर डेमोग्राफी चेंज हुई इसलिए तो हो रही है ना कि जो हमारे देश के लोग नहीं हैं, जो विदेशी मुल्क के रोहिंग्या सिर्फ बाहरी लोगों के कारण डेमोग्राफी चेंज हुई है। यहाँ के लोगों में कुछ कहीं जनसंख्या बढ़ रही है किसी पर्टिकुलर वर्ग की, वो मैटर नहीं। पूजा जी, उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश में 24 से 25 करोड़ की जनसंख्या है और मुसलमानों की 5 करोड़ की जनसंख्या है। डरे कौन? हिंदू डरेगा, मुसलमान डरेगा? मुसलमान कभी नहीं कहा। अरे हम देश के मुसलमान हैं, इस देश के ही हैं। हम आपके साथ रहें या अलग रहें या कहीं और रहें, हमसे कोई खतरा नहीं है। खतरा तो उनसे है जो बम फोड़ते हैं, खतरा तो उनसे है जो विदेशी मुल्क है, खतरा तो उनसे है जो आए दिन ये उल्टे सीधे काम करते हैं। हमसे क्या खतरा है? आप तो हमारी बहन है। इस देश के हम पूर्वज हमारे आपके एक ही है। राम आपका आराध्य में मेरा आराध्य भी है, फिर डर किस का है? मैं अकेला खड़ा हूँ मुसलमान, यहाँ पे 50 लोग खड़े हुए हैं, मुझे डर नहीं लगता। फिर डेमोक्रेसी चेंज से दिक्कत क्या आपको? मैं इस देश का भक्त हूँ। मुसलमान 14 से पहले मांगने वाला था, आज देने वाला है। चाहे वो रोजगार के माध्यम से दे रहा हो, टैक्स दे रहा हो, चाहे वो IPS बनकर योगदान दे रहा हो, चाहे जज बनकर योगदान दे रहा हो। आज मुसलमान देने वाला है, लेने वाला नहीं है। आज मुसलमान इस देश को देगा, चाहे अपना रक्त दे, चाहे आपका टैक्स दे, चाहे मेहनत दे, चाहे सुरक्षा दे, आज देने वाला है। वो डर किस चीज़ का है? ये डर से वो लोग हैं जिनको विश्वास नहीं है हमारे ऊपर। क्या हम दिल फाड़ के दिखा दें कि हनुमान के भक्त हैं हम, राम के भक्त हैं हम, तब मानोगे? आपको मानना होगा देश का मुसलमान है तो है, जो विदेशी मुल्क के मुसलमान हैं उनको बाहर निकालिए, शक उन पर करिए। मुझ पर शक करना आपका गुनाह है। मेरे सर पर टोपी हिंदुस्तान की है, चश्मा मेरे पास हिंदुस्तान का, कपड़ा हिंदुस्तान का, फिर डर किस चीज़ का है? हाजी नाजिम किस लिए डर लगता है, किसको तकलीफ हो रही है? हाँ पूजा जी, देखिए एक मशहूर शायर के कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। अच्छा। इस मुल्क के हम सब वासी हैं, इस मुल्क के हम सब वासी हैं, घुसपैठिया हमको बताया जाता है। ना जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम हम सब पर लगाए जाते हैं, किस हाल में हम बताएं अपना दर्द, हम लोगों को घुसपैठिया बताया जाता है। और अपने दिल की बात मैं आज आपके चैनल पे कह देता हूँ। बड़ी बातें हो रही थी यहाँ पे, अभी आपने एक बात नोट करी होगी, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं, दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन शायद वो पॉइंट आप भी नहीं पकड़ पाए। अभी एहसान अब्बासी भाई CA की बात कर रहे थे, जबकि CA का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंट, और जबकि बात यहां पर होती CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की, नागरिक संशोधन बिल। शायद मुझे लगता है तैयारी करके आना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों को घुसपैठिया रोहिंग्या बहुत बताएंगे भाई। हम लोग ये कहते हैं, अरे घुसपैठिया कहने की तो बात आप छोड़िए भाई, डेमोग्राफी बड़ी चेंज। कौन कह रहा है घुसपैठिया? सुन तो लीजिए, डेमोग्राफी बड़ी चेंज हो रही है। हम लोग भी माने, सुन तो लीजिए, हम लोग भी माने डेमोग्राफी बड़ी चेंज हो रही है। अगर किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने, ऑटो चालक ने किसी से कर्जा 50,000 ले लिया, 42,000 रुपए उसको दे दिए, 8,000 उसके नहीं दे पाने पे उसकी हत्या हो जाती है। डेमोग्राफी बड़ी चेंज हो रही है। अब उन आंधियों ने भी माफी मांग ली है पूजा जी, जिनके घर बुझाए चिराग जाते थे, लेकिन अब उन चिरागों का क्या कसूर है जिन नफरती आंधियों ने बुझा दिया? यह दर्द होता है। और बात यहाँ पर करी जाती है डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हाँ बिल्कुल डेमोग्राफी चेंज हो रही है। निकाल लीजिए वो लिस्ट जहां निहत्ते मुसलमानों को लिंचिंग होती है, पूरी की पूरी लिस्ट। हाँ पूजा जी, अगर मैं भाई, मैं हाजी नाजिम खान भारतीय मुस्लिम हूँ। इसलिए चूज करते हो क्या सेलेक्टिव? हाजी नाजिम खान हूँ, भारतीय मुस्लिम हूँ। अगर अपना दर्द अगर आप लोगों को बयान करता तो आप कहते कि मुसलमान को की आवाज उठाते। मैं पीस पार्टी का बंदा हूँ, मैं अपने हिंदू बहन बेटियों की, अपने हिंदू भाइयों की भी बातें उठाऊंगा। ये बहुत हो चुका। मैं तो योगी बाबा से कह दूंगा, भाई नहीं, जिन हिंदू भाइयों का गला काट दिया गया सर तन से जुदा कहकर, उनका दर्द नहीं आया, तब सीना नहीं फटा आपका, जितना अभी आप कर रहे थे कि मेरा सीना फट रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, वो सीने का दर्द तब गायब हो जाता है क्या आपका? हाँ पूजा जी, देखिए अभी आपने कन्हैया का जिक्र करा, कन्हैया का जिक्र नहीं किया मैंने, सिर्फ कन्हैया का जिक्र नहीं। सुन तो लीजिए, सरतन से जुदा की बात आप लोगों ने करी। सरतन से जुदा दहशतगर्द मुल्क का नारा है, मेरे भारत का नारा नहीं है। मेरे भारत का नारा है भारत जिंदाबाद, जय जय जवान जय किसान। मैं तो अपने भारत की बात मानता हूँ। और सुन लीजिए, हाजी नाजिम खान ने जाके कन्हैया के पीड़ित फैमिली से जाकर मिला। अब ये बता दीजिए, क्या आपने एक बार जिक्र नहीं किया आपने कन्हैया का? एक बार जिक्र नहीं किया।
देखिए पूजा जी, बात है डेमोग्राफिक चेंज पे। क्या डेमोग्राफी चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। सरकार उसके प्रति जिम्मेदार है और सरकार उसके कोई इनिशिएटिव लेना चाहती है, बिल्कुल लेना चाहती है। देखिए बहुत सारी सरकारें रही हैं पूर्ववर्ती सरकार में, इस देश में पूर्ववर्ती सरकारें। दो तरीके की सरकार होती हैं, एक वो जो समस्याओं से बच सकती हैं और उनको समस्या ही नहीं मानती हैं, और एक वो सरकार है जो खोजती है समस्या को और बोलती है कि ये समस्या है देश में, हम इसको सुधारेंगे। मोदी की सरकार जो है वो इस वक्त ऐसी सरकार है, वो बोलती है कि ये समस्या है इस देश में और हम इसको सुधारेंगे। जैसे 370 किसी को समस्या नहीं लगती थी, लेकिन इस सरकार को समस्या लगती थी। डेमोग्राफी चेंज किसी सरकार को समस्या नहीं लगती थी, इस सरकार को समस्या लगती है। सरकार बोल रही है कि हाँ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, इस देश की अधिकांश आबादी ये जानती है कि इस देश में डेमोग्राफी चेंज हुआ है। और भी कई सारी समस्याएं, जैसे हिंदू प्रताड़ित होते थे पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी जो देशों में, तो इन्होंने CA/NRC लेके आए। बाकी और भी समस्याएं, वैसे ही सरकार ये समस्याएं दूर करने के लिए प्रयत्न करती है, कदम उठाती है। तो डेमोग्राफी चेंज के लिए जो हो रहा है, बहुत लंबे समय से हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं माना कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन हुई है डेमोग्राफी चेंज। और डेमोग्राफी चेंज होने से क्या क्या होता है, सवाल ये है। डेमोग्राफी चेंज होने से आपका जो सामाजिक संरचना है वो बिगड़ती है, धार्मिक संरचना है वो बिगड़ती है। अच्छा एक बात बताइए, 1951 का डेटा देखिए जनगणना का, कितनी थी मुस्लिम आबादी? 9.8%। 2011 की जनगणना देखिए, कितनी है मुस्लिम आबादी? 14.1%। और हिंदू आबादी कितनी थी? 84, और आज घट के हो गई है 79। तो जो ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और डेटा के साथ होनी चाहिए। कहां कहां डेमोग्राफी चेंज हुई है? पूरा का पूरा असम का जो बांग्लादेश से लगे हुए बॉर्डर हैं, बंगाल के बांग्लादेश से लगे हुए बॉर्डर हैं, यूपी के नेपाल से लगे हुए बॉर्डर हैं। अच्छा ये बताइए, सवाल ये है कि बॉर्डर की डेमोग्राफी चेंज क्यों होती है? डेमोग्राफी चेंज की जाती है अचानक से। देखिए अब जैसे उसका झारखंड का उदाहरण लेते हैं हम। झारखंड में मुस्लिम जो घुसपैठिए हैं वो टारगेट कर रहे हैं आदिवासी औरतों को शादी के लिए। डेमोग्राफी चेंज का प्रयास है, और इस पे सरकार चुप बैठी रहे। कहीं भी किसी भी देश में जहां डेमोग्राफी चेंज होगी और जहां सरकारें चुप्पी मार के बैठी रहेंगी, वो चीजें बदल जाएंगी वहां, और ऐसी बदलेंगी कि देश के ना नामो निशान मिट जाते हैं। सरकारों का ये उत्तरदायित्व है कि कहीं भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, चाहे धार्मिक संरचना, चाहे सामाजिक संरचना चेंज हो रही हो या कोई और हो रही हो, डेमोग्राफिक चेंज ना हो या उसके लिए क्या इन्होंने उपाय किए, आज तक कोई आंकड़ा है? केवल इनको क्या है कि कोई चुनाव आने वाला। अरे रुक जाइए, आंकड़ा क्या बताइए? 2014 से लेके 2014 से लेके बांग्लादेश बॉर्डर पे 8500 उसकी घुसपैठ की घटनाएं हुई, और जिसमें 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंकड़े ये हैं। देखिए, जिसने अपने सर पे खड़ाऊं रखनी है सत्ता की, वो रखे रहे। हम सत्ता के खिलाफ बोलेंगे कि सत्ता ने किया क्या। हाँ पूजा जी, देखिए यहाँ पर बहुत बातें हो रही थी, झारखंड की बातें हो रही थी, और देखिए ये पता ना कौन सी ऐसी पाठशाला खुल गई है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुसलमान के अलावा तीसरा नाम आता ही नहीं। आप चूज कर रहे हो? नहीं, मैं तो पाठशाला की बात कर रहा हूँ भाई, मैं तो अपने भारतीयों की बात कर रहा हूँ, डेमोग्राफी की बात कर रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड, हिंदू भाइयों की डेमोग्राफी चेंज की बात आई तो उसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान ही क्यों देखा आपने? हाँ, सुन लीजिए, क्योंकि वो आपको सूट करता है। आप सारी पॉलिटिकल पार्टी जो आपको सूट करता है उस हिसाब से आप लपक लेते हैं। आपको मुस्लिम अपीस पॉलिसी समझ में आती है, आप उसके हिसाब से लपक लेते हैं। हाँ, हिंदू अपीस पॉलिसी समझ में आती है, उस हिसाब से लपक लेते हैं। हाँ पूजा जी, हम लोग ऐसी पाठशाला नहीं पढ़ते जहाँ हिंदू मुसलमानों की बातें हो। कौन सी पाठशाला? हम अगर पाठशाला में पढ़ते हैं तो इन युवाओं का भविष्य, कि ये युवा आगे कैसे बढ़े, देश को तरक्की कैसे मिले, इन युवाओं को रोजगार कैसे मिले, मेरी महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले, हम ये वाली पाठशाला पढ़ते हैं। और पीस पार्टी तो चाहती है कि घर घर का बच्चा सुरक्षित, हर महिला सुरक्षित, लेकिन यहाँ पर तभी ट्रिपल तलाक और हलाला चलाए जा रहे थे, तभी महिलाओं को कोर्ट नहीं जाने दे रहे थे, तभी शाबानो केस हुआ था। पूजा जी, डेमोग्राफी देश का मुद्दा है, चर्चा होनी चाहिए, और जो कमेटी बनाई है वो निष्पक्ष जांच करेगी। लेकिन पूजा जी ध्यान रखना, इस देश का मुसलमान किराएदार नहीं है, इस देश का है, इस देश के पूर्वज माटी में दफन है। हमारे आराध्य भी, जैसे आपका आराध्य राम है तो हम भी उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे भी सबके हैं। आप पूजा करते हैं, हाजी नाजिम नहीं मानते उनको? नहीं, वो आराध्य मानते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं। मानते हैं क्या? पूजा जी बेशक। पूजा जी, हाँ बस 10 सेकंड। देखिए एहसान अब्बासी भाई को भारत का संविधान ही तो ये आजादी दे रहा कि यहाँ इस तरीके बोलने के लिए भी। देखिए राम जी मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है, हाजी नाजिम खान पूर्ण रूप से सम्मान करता है। लकुम दीन हुकुम वली दीन, आपकी आस्था आपके साथ, और मेरा यकीन जिस पर मैं अपना ईमान रखता हूँ वो मेरे साथ है। मैं हिंदू भाइयों की हर आस्था का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर जो भी बात ये कह रहे हैं, आर्टिकल 14 भी, आर्टिकल 25 भी, इनको अपने परमिशन दे रहा है। पूजा जी,
अभी बात होती है कि भाई ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हो गए, हिंदू कम हो गए, तो क्या डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, वो किसी भी तरीके से हो रही है। नहीं, तो उसका आप ही तो बताओ ना मायना क्या है? मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी या जो भी जिस भी तरीके नहीं, पैमाना क्या है? पैमाना ही तो नहीं, पैमाना क्या है? पैमाना ही तो जाना जाएगा कि क्या पैमाना है, क्यों ये पैमाना आया, इन्हीं पहलू। बच्चा पैदा हुआ नहीं है और शादी की तैयारी कर ली है। बच्चा भी पैदा हो चुका है और शादी की भी तैयारी। हाँ, फिर ये बोलो ना, सब कुछ है। डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही वही पता है, और कैसे कम कैटेगरी बनी वही पता है, और कैसे जांच करनी वही पता है। होगी कब? नहीं, वो मैं कह रहा वही पता है, लेकिन क्या किसी भी समाज का अधिकार छीन सकते हो कि नोएडा में जमीन न ले? किसी अधिकार का जमीन अधिकार छीन सकते हो कि वहाँ पर ठेले न लगाए? किसी समाज का अधिकार छीन सकते हो कि वो अपने यहाँ पे कारोबार न करे? किसी अधिकार, किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का अधिकार छीन सकते हो? नहीं छीन सकते हो। ये सिस्टम बनाना पड़ेगा पूजा जी, ये बोलने से, ये करने से नहीं होता। किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का अधिकार किसी भी राज्य में रहने का कौन नहीं छीन सकता। ये संविधान अधिकार देता है। इस देश के अंदर कोई भी कहीं भी रह सकता है। पहले जम्मू कश्मीर में हम नहीं रह सकते थे, आज रह रहे हैं ना, तो ऐसे ही कहीं रह सकता है। लेकिन हाँ, जहाँ पर जो विदेशी मूल के लोग हैं, जो उत्पात मचाने की मंशा रखते हैं, उन पर करना पड़ेगा। देश के मुसलमानों को अगर तुम चिन्हित करके एक बदनाम करोगे या उनके ऊपर अंकुश लगाओगे या उनको गाली बकोगे, तो देश का मुसलमान अभी सहेगा नहीं। पूजा जी देखिए, यहाँ पे बात आती है, देखिए मैं इंसानियत की बात करूंगा, बस 30 सेकंड आपसे इसलिए ले रहा हूँ। 10 सेकंड। नहीं 30 सेकंड है भाई। आप मेरे साथ भेदभाव मत कीजिए। 10 सेकंड। हाँ भाई, मैं ये कहता हूँ कि भाइयों देखो, हिंदू मुसलमानों की बातें बहुत होगी, नफरत की बातें, अब इंसानियत की बात बताता हूँ। हाजी नाजिम खान गाजियाबाद ब्लड बैंक में गया, वहां पे मेरा ब्लड जो ओ पॉजिटिव है, बिना भेदभाव के मैंने अपना ब्लड डोनेट कर दिया। सामने वाली एक पीड़ित महिला थी, गर्भवती महिला थी, उसको हाजी नाजिम खान का खून चढ़ा। हाजी नाजिम खान ने जब देखा तो वो मेरे दूसरी फैमिली, मेरे समुदाय की नहीं थी, इसलिए आप ब्लड डोनेट करें, रक्तदान महादान। जी आप अपना देखिए, मुझे लगता है कि फोकस सीधा इस पर होना चाहिए कि सरकार जो वादा करती है उसको पूरा करे। यहाँ ना ये सब अपना प्रचार करने पे आ जाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जो पढ़ा लिखा है जो ब्लड डोनेट नहीं करता होगा, सब ब्लड डोनेट करते हैं। और वो किसके लिए जाता है वो ये भी नहीं देखते लोग। वो किसके लिए जाता है ये भी नहीं देखते हैं लोग। वो किसके लिए जाता है। सभी का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में। देखिए, कुल मिलाकर असल में एक सेकंड, असल में बात सारी ये है कि ये बात जनता को भी समझनी चाहिए कि अगर कहीं पर भी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं, ये एक हिंदुस्तानी की बात है। क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, और जो देश के लिए खतरा होगा उस पर काम करना सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार ना करे काम इस पर तो जनता का अधिकार है कि इस पर सवाल पूछे जाएं।